हेलो 10th क्लास। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जैव प्रक्रम। वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं जैविक संसार में जीने के लिए हमें कोशिकाएं जो होती हैं उसमें कुछ नया बनता रहता है, ऊर्जा चाहिए होती है, बढ़ता रहता है, कुछ ख़राब हो जाता है। तो उसके रक्षण के लिए जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं ऊर्जा की। तो हमें वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। कार्बन अणु की जटिलता के आधार पर श्वसन करते हैं। शरीर के बाहर ऑक्सीजन से ग्रहण को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम आते हैं? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। हम भोजन को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, अंदर जाकर वो किस तरीके से पचता है, किस तरीके से विघटित होता है और कैसे कोशिकाओं को हेल्प करता है, ये सारा प्रोसेस पोषण कहलाता है। पोषण कैसे आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्व यानी अपना काम स्वयं करने वाले, विषम यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो पोषण के आधार पे दो जीवों के समूह होते हैं। एक जीव वह जो स्वपोषी पोषण बनाते हैं और दूसरे जीव जो आपके विषम पोषी पोषण होते हैं, जो दूसरों पे निर्भर होते हैं। स्वपोषी पोषण में भोजन अपने आप बनाया जाता है, इसमें पादप आते हैं। और विषम पोषी पोषण में हमारे पादपों से पे जो डिपेंड है वो सब हम आते हैं। पोषक, अब देखिए क्या दे रखा है उन्होंने कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के आधार पर पोषण बनाते हैं उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते व दूसरों पे आधारित होते हैं। पोषण जो है वो हमारा सबसे ज़रूरी है, फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसी के आधार पे हम जो है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। और सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है, वो कोशिकाओं में जाती है और जो हमने खाना खाया होता है वो उसको विघटित करती है, छोटे छोटे अणुओं में वो उसको बांटती है। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मानव व अन्य जीव। समझ में आया बेटा? तो स्वपोषी पोषण जो अपना खाना खुद बनाते हैं अजैव पदार्थों से, जैसे कि पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और आपको पता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में और कुछ जीवाणुओं में होती है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इसका नाम ही प्रकाश संश्लेषण क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश में ही पौधे खाना बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल होते हैं आपके हरित लवक जो पौधे में होते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। उन्हीं के अंदर ये प्रक्रिया की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से स्वपोषी पोषण बनता है। और विषम पोषी पोषण में जीव जो होता है वो खाना दूसरों पे लेता है, जैसे कि मानव है, मानव खाना खाता है, ठीक है, तो वो कहाँ से लेता है खाना? या तो वो पौधों से लेता है, फल सब्जी के रूप में, रस के रूप में, या फिर वो जानवर से लेता है, दूध के रूप में, मांस, अंडे, इनके रूप में खाना लिया जाता है। इसको आप अच्छे से अपनी। उसके बाद है देखिए प्रकाश संश्लेषण। ये आपको बताया है, ये प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ
को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं, 12 अणु जल के होते हैं। ये क्लोरोफिल में जाकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, C6H12O6। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है C6H12O6 प्लस 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के निर्मित होते हैं। बनाने में कितने चाहिए थे? 12 अणु जल के और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में। तो कच्ची सामग्री क्या क्या हुई? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसे वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है, जल जो उसको मिट्टी में से मिल जाता है। और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा अंदर आती है वैसे ही रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण एक अपचयित प्रक्रिया है। और ये जो होते हैं आपने देखे होंगे, आप देखिएगा कि पत्तों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें सूक्ष्म दृष्टि से अच्छे से दिखाई देते हैं। इनकी सतह पे इन्हें हम रंध्र कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इनके द्वारा ही जो होता है पानी जो वेस्ट होता है वो वहाँ से निकलता है। ठीक है बेटा, इसमें और हम देखेंगे। आप ये अभी के लिए अपने याद से लिख लेंगे, अच्छे से तरीके से लिख लेंगे इसको। और आपका अभी इसमें ये इक्वेशन ये जो है आपकी मोस्टली आती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया लिखने के लिए कि कहाँ पे पाई जाती है और इसमें क्या होता है। रंध्र का यहाँ पे आप डायग्राम देखिए जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा खींचा गया है। इसके 2 द्वार कोशिकाएं हैं और बीच में आपको रंध्र छिद्र दिख रहा है। आसपास की जो कोशिकाओं को सहायक कोशिका कही गई है और उससे दूर कोशिकाओं को अधिचर्म कोशिका कही गई है। तो रंध्र के मुख्य कार्य क्या होते हैं कि गैसों का यहाँ से अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है तो जल वाष्प के रूप में भी रंध्र से ही निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकला जाता है। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय यानी आना जाना और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। किनकी सहायता से होते हैं? खुलते बंद द्वार कोशिकाओं की सहायता से होते हैं। जब ये फूल जाते हैं तब जो है ये आपके खुल जाते हैं मुँह, और जब इसमें निकल जाता है पानी पिचक जाते हैं तब ये बंद हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रंध्र का डायग्राम आप बना लेंगे। स्टोमेटा का डायग्राम आपके प्रैक्टिकल्स में भी आ सकता है। जब स्कूल्स खोलेंगे तब हम आपको दिखाएंगे इसको स्लाइड्स में। लीव्स की निचली सतह पे होते हैं, ये आप याद रखेंगे। रंध्र के जो ज़्यादा नंबर्स होते हैं, रंध्र प्रेजेंट्स होते हैं सतह की निचली सरफेस पे। अब ऊपरी सरफेस पे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बोल रहे हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र के द्वारा निकलता है। अगर ये ऊपरी सतह पे होंगे तो धूप तो पौधों पे जब पड़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन तो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। सारा पानी सूरज की रोशनी सोख लेगी और जो हमारा पौधा है वो सूख जाएगा। इसलिए इनकी जगह नीचे होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। विषमपोषी पोषण हमने पढ़ा था कि ऐसा पोषण होता है जिसमें जो जीव होते हैं वो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये भी 3 प्रकार में बढ़ सकते हैं: प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, जैसे कि अमीबा और मानव। हम संपूर्ण भोजन आराम से खाते, पूरा का पूरा लेते हैं और उसका जो पाचन होता है वो हमारे शरीर के अंदर ही होता है। उसके बाद मृत जीवी पोषण,
मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से लेते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जैसे कि फफूंदी, कवक आपने देखी होगी ना कि फफूंदी जो होती है वो सूक्ष्म जीव है, और जो फफूंदी है वो हमेशा कहाँ पे लगती है, सड़े गले खाने पर या सड़े गली चीज़ पर ही फफूंद आता है, क्योंकि वो उसका पोषण किस टाइप का है, उसका पोषण है मृतजीवी पोषण। ऐसा पोषण जिसमें हम जिस पे जीव किस पे डिपेंड होता है, सड़े गले पदार्थ पर। थर्ड कैटेगरी है आपकी परजीवी पोषण की। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहता है और उसको बिना मारे उसमें से अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। जैसे अमर बेल आप लोगों ने देखी होगी, पेड़ पर पीले रंग की बेल होती है, पतली सी, और वो पूरे पेड़ पर ऐसे चद्दर की तरह चढ़ जाती है और उससे वो खाना लेती रहती है। और जूं होती है जैसे बच्चों की उग जाती है, वो सर में रहती है और उसी में से उसका खून चूसती रहती है और पोषण लेती रहती है। और इसी तरीके से एक और है आपका फीता कृमि, जो हमारे पेट में कई प्रकार के कृमि होते हैं, वो भी कैसे हैं, परजीवी पोषण, क्योंकि वो हमारे शरीर में रहकर हमें नहीं मार तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमसे ही पोषण ले रहे हैं। हाँ, ये बात है कि इट कॉजेज डिजीज़, ये हमें बीमार कर देते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं तो मारते तो नहीं है, लेकिन हमारे पोषण तत्व इनको जा रहे हैं तो हमें कमज़ोरी फील होती है और हम बीमार हो सकते हैं। अब इसके अंदर आपको कई सारे जीवों के दिखाएंगे, जैसे कि पहले दिखाते हैं अमीबा में पोषण। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर में आराम से आ जाता है और उसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से ही इसका फ्लो चार्ट बनाना होगा। देखिए फर्स्ट चित्र के अंदर क्या हो रहा है कि एक अमीबा है, उसका खाद्य कण बाहर की तरफ है और अमीबा का केंद्रक है, ये एकल कोशिका जीव है। उसके बाद उसने पादाब निकाले, कूटपाद निकाले और देखिए किस तरीके से उसने खाने को पकड़ लिया। तीसरे केस में आप देखिए कि उसने खाने को अपने अंदर कर लिया, एक रिक्तिका बना ली और अब वो जो रिक्तिका जो हो गई वो आपकी खाद्य धानी बन चुकी है। अब वहाँ पे क्योंकि खाना है, अब अमीबा में पोषण हो रहा है। और लिखेंगे भी इस तरीके से, भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लिया, खाद्य रिक्तिका बन गई। खाद्य रिक्तांगा में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया गया और बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और वो इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित तो कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिमिलरली निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम में भी इस तरीके से होता है। पैरामीशियम अपने पादाब निकालता है और भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है, क्योंकि आपने पैरामीशियम का डायग्राम देखा होगा, वो दिखाया गया था आप लोगों को मैंने। उसके अंदर वो पैर के जूते के सोल की शेप का होता है और वहाँ पे एक हल्का सा घेरा बना हुआ था, वहाँ से वो खाना लेता है। यहाँ पे तो अमीबा तो कहीं से भी पादाब निकाल लेता है, कहीं से भी खाद्य रिक्तिका बन जाती है, लेकिन पैरामीशियम में छोटे छोटे आपके पक्ष आपते छोटी छोटी सतह पे ढके पाल थे ना, उनकी सहायता से वो भोजन को उस जगह पर लेकर आता है और वहाँ से भोजन को वो ग्रहण करता है। अब आता है हमारा मनुष्य में पोषण, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें देखिए क्या क्या होता है। पहले अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को अंदर लिया जाता है, फिर उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण होता है, उनको सोख लिया जाता है। स्वांगीकरण होता है, उसको लेकर जगह जगह छोड़ा जाता है और बहिक्षेपण होता है, जिसमें उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकाला जाता है। एक फ्लो चार्ट दे रखा है। सबसे पहले कहाँ गया खाना, मुंह में। मुंह में किसकी हेल्प से, दांत, जीवा और लार ग्रंथि, इन तीनों की हेल्प से आप खाने को चबाते हैं। तो सबसे पहले मुंह में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज कहाँ पे होती है, मुंह से स्टार्ट होती है। हमारी आहार नाल जो होती है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और उसके बाद भोजन ग्रसिका या आहार नलिका से होती हुई हमारे पेट में, फिर हमारी छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और फिर बाहर निकलता है। तो फर्स्ट स्टेप आपके मुंह में हुआ था, जहाँ हुआ था भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का चबाना, उसका लार के साथ मिक्स हो जाना, और लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, लाला रस या लार कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है स्टार्च, लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा। ठीक है, इसके जो एमिलेज स्टार्च एमाइलेज इसका एंजाइम होता है इसके अंदर, जो खाने के कार्बोहाइड्रेट को आपको
भोजन करता है। सबने देखा होगा, अगर आप खाली रोटी आप मुंह में लेके चबाते हो बहुत देर तक, तो वो रोटी का टेस्ट मीठा हो जाता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट था वो विघटित होना शुरू कर दिया। और वो किस में विघटित हो गया आपका, किस में, ग्लूकोज में। ठीक है, वो आगे जाके ग्लूकोज में शर्करा में कन्वर्ट होता है। और शर्करा आपको पता है कैसे कलर की होती है, मीठी। तो ये आप अब जो खाना है हमारे मुंह में दब गए हो गया स्टार्टिंग, मतलब कि आपकी स्टार्टिंग हो गई है मुंह से। अब खाना आपने जितना अच्छे से हम चबाते हैं उतना ही अच्छे से लार उसमें मिक्स होती है। तो लार मिक्स होती है, दैट्स मीन जो एंजाइम्स होते हैं वो खाने को ज़्यादा अच्छे से पाचन वहीं पे ही स्टार्ट कर देते हैं। कौन से एंजाइम्स मैंने आपको बताए थे, स्टार्च अमाइलेज। उसके बाद खाना आपका भोजन ग्रसिका में गया। आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुक गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियां कुंचित संकुचित करती हैं और आपका खाने को नीचे तक लेके जाती हैं। आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से आपकी मुख गुहा है, ग्रसिका है, पिता देखिए आमाशय दिख रहा है आप लोगों को, है ना। यहाँ जाता है खाना और इसी के ऊपर पित्ताशय बना हुआ है, आपका लीवर जिसे कहते हैं। और ये हरे रंग का जो है दिख रहा है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और ये आपके पित्त की नली है। यहाँ पे सारे एंजाइम्स जो हैं आपके जूस सिक्रीट करते हैं और वो खाने में मिलाकर उसके डाइजेशन को हेल्प करते हैं। फिर खाना शुद्धांत्र में जाता है, पेट से लगी हुई आप देख रहे हैं। उसके बाद ये होता हुआ बृहदांत्र पे जाता है। तो अभी तक हमने जो भी आपके एंजाइम्स हैं वो सब वहाँ पे हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी जो है बनाएंगे आप लोग। उसके बाद खाना जो था हमारा जीवा से होता हुआ ग्रसिका में, फिर हमारा आमाशय में आ गया है। और ये सारी चीज़ देखिए आपस में कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक के स्टेप्स हमारे चलते रहते हैं और ये कंप्लीट होता है। उस ये उसका सिंपल डायग्राम आपके बुक्स में होगा, वो आप बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए कलर दिखा रखा है थोड़ा सा और इलेबोरेटिव दिखाया हुआ है इसमें कहाँ कहाँ पर। अब इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। अब आगे जा कर के जब अब हम दो पॉइंट्स हमने कर लिए, खाना मुंह में खाने का क्या था और आहार नलिका में कहाँ था। अब हमारा पेट में खाना चला गया है। ठीक है, आमाशय में खाना हमारा चला गया है। आमाशय में मेन पोर्शंस होते हैं इसमें। तो आमाशय में तीनों जो चीज़ें हैं आपकी डाइजेस्ट में दिखाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट किसमें और प्रोटीन कैसे और आप वसा किसके अंदर अपघटित होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो ग्लूकोज में हो जाता है और जो आपका प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में हो जाता है और आपका जो फैट होता है वो भी ग्लिसरॉल में हो जाता है। तो देखिए आमाशय में क्या होती है, हमारी जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं 3 तरीके का, एक तो पैप्सिन, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक श्लेष्मा। हमारे पेट का जो अम्ल होता है इतना तेज़ होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, हमारे पेट के अंदर अम्ल इतना ज़्यादा होता है, तो इसको पचाने के लिए कि इतना स्तर हमारे पेट को ही ना जला दे, तो एक श्लेष्मा से उसकी कवरिंग की जाती है। पेप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है कि खाने को एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है। तो अम्लीय बनाने के कारण ही जो पेप्सिन होता है वो वहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि पेप्सिन को काम करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। और श्लेष्मा क्या काम करती है, वो हमारे आमाशय के जो अंदर का स्तर है, अंदर की जो लाइनिंग है, उससे अम्ल को रक्षा करती है उसकी, कि वो हमारे सीधा उस पे ना आ जाए, पेट पे ना आ जाए जो आमाशय, और वो जल ना जाए। इसलिए श्लेष्मा एक तरीके से लेयर होती है जो हमारे आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचा करके रखती है। तो देखा जाए तो आमाशय में बेसिकली प्रोटीन का अपघटन हुआ है। उसके बाद आती है बात शुद्धांत्र की, जिसे उसके अंदर होता है आंत्रस।
इसमें तीनों होते हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए भी होता है, वसा का भी होता है, प्रोटीन का, मतलब इट इज़ द फाइनल स्टेज कि वहाँ पे ये तीनों हमारे पोषक तत्व जो होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं। थोड़ी सी स्टार्टिंग हमारी कार्बोहाइड्रेट की हमारे मुंह में हो गई थी, जहाँ पे लार मिक्स होकर वो ग्लूकोज में कन्वर्जन उसका स्टार्ट हो गया था जब हम मीठा फील हुआ था उस, और पेट में आकर के हमारा प्रोटीन का भी पाचन हो गया था, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम्स के द्वारा वसा रह गई थी, वो डायरेक्टली शुद्धांत्र में जाके उसका पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलती है? ग्लूकोज में। वसा बदलती है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। और आपका प्रोटीन बदलता है अमीनो अम्ल में। अब शुद्धांत्र में क्या होता है कि वहाँ पे आपका यकृत और अग्नाशय सामन भी प्राप्त करता है। जो आपका लीवर होता है, लीवर जो होता है वो आपका निकालता है पित्तरस, और उसमें होता है पित्त लवण। ये बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं वसा को। वसा की जो गोलिकाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और पित्त लवण के मिलने से उनका इमल्सीकरण हो जाता है, जिसमें कि वो छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है कि इमल्सीकरण किसे कहते हैं। तो इमल्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वसा की बड़ी गोलिकाएं वसा की छोटी गोलिकाओं में बदल जाती हैं पित्त लवण की प्रेजेंस में। उसके बाद अग्नाशय होता है आपका, जो लीवर के नीचे एक हमारा ग्लैंड होता है, यह अग्नाशय रस स्रावित करता है। इसके अंदर ये भी 3 एंजाइम्स निकालता है, एमिलेज एंजाइम्स, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन से पेप्टोन्स बनता है ट्रिप्सिन एंजाइम से वसा अम्ल बनता है लाइपेज एंजाइम से, और आपका स्टार्च से ग्लूकोज बनता है एमिलेज से। शुद्ध आंत्र में ही छोटे छोटे दीर्घरोम होते हैं, जहाँ दीर्घरोम जो होते हैं छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपके जो भी डाइजेस्ट हो गया है, अब जो विघटित होकर सूक्ष्मतम कण बन गए हैं उनको अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये जो दीर्घरोम होते हैं ये अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अब जल का अवशोषण, यहाँ पर तो पोषण तत्व का हो जाता है हमारा, जो भी हमारे ये निकले वसा अम्ल हुआ, ग्लूकोज हुआ, पेप्टोन्स हुआ, पेप्सिन हुआ, ये सारे के सारे अवशोषित कर लिए जाते हैं दीर्घरोम द्वारा। जल का जो अवशोषण होता है वो आपकी बड़ी आंत में होता है, जिसे हम बृहदांत्र भी कहते हैं। तो जो जितना भी पानी का अवशोषण होता है बृहदांत्र कर लेती है, और जो सूखा पदार्थ वर्ज्य पदार्थ रह जाता है वो हमारा गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो क्लियर हुआ है सब बच्चे कि किस तरीके से हमारा मानव में पोषण तत्व स्टार्ट होता है हमारी मुंह से बाद आहार नलिका से होता हुआ अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद शुद्धांत्र में जाता है, और देन बृहदांत्र में जाता है। सबसे पहले इसे एंजाइम्स मिले थे हमारे लाल एंजाइम्स जो हमारी लार में होते हैं प्रेजेंट। उसके बाद हमारे अमाशय में थे हाइड्रोक्सिलिक अम्ल था और पेप्सिन था। फिर हमारे यकृत ने उसको पित्तरस दिया था, और आपके इसके अंदर शुद्धांत्र के अंदर 3 तरीके के एंजाइम्स थे। तो इन सब की हेल्प से हमारा जो खाने का पोषण होता है, इसको फ्लो चार्ट को आप बना लेंगे अच्छे से, और हर एक पोर्शन का कहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, और उसका निकलने का सोर्स क्या है, और उसका यूज़ कहाँ पे वो हेल्पफुल होता है हमारे डाइजेशन में, मानव पाचन तंत्र में, वो आप एक अलग से टेबल इसकी बना करके लिखेंगे, ठीक है, और याद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जैव प्रक्रम है वो हम अगली क्लास में करेंगे।